प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस रिवीजन कक्षा में आपका स्वागत है। बात इसमें उच्च न्यायालय की हो रही है और उच्च न्यायालयों के परिचय से आगे बढ़ते हुए उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएं और न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन 5 बिंदुओं पर इस कक्षा में बात की जा रही है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग उच्च न्यायालय एक परिचय से। परिचय में ये कि संविधान के भाग 6 में और भाग 6 के अध्याय 5 में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेकर के 32 तक, अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक ये प्रावधान किया गया। भारत में अगर उच्च न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया पर बात की जाए तो सबसे पहले 1862 में ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास सबसे पहले 1862 में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। चौथा उच्च न्यायालय जो है 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। तो थोड़े परिचय के बाद उच्च न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट पर बात करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, तो इसमें अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 231 में संसद जो है वो विधि द्वारा 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है संसद, अनुच्छेद 231 के अनुसार। इस तरह से अनुच्छेद 214 और 231 उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करते हैं। भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में 1 जनवरी 2019 से कार्य कर रहा है। तो 25वां उच्च न्यायालय देखा। अब बात करते हैं हम लोग उच्च न्यायालयों का गठन। कैसे उच्च न्यायालय कंस्टिट्यूट हुए, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, गठन हुआ, इसको देखते। तो कैसे गठन हो रहा है? अनुच्छेद 216 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनसे मिलकर एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। यहां एक बात और है कि ऐसे न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। मतलब ये कि उच्च न्यायालयों में यहां 216 के अनुसार अन्य न्यायाधीश लिखा हुआ है, मतलब कि न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। गठन के बाद न्यायाधीशों पर बात होगी, न्यायाधीशों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन पर बात होगी। किनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या। इसके लिए अनुच्छेद 217(2) की बात करेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत वह व्यक्ति, भारत का वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। पहली दशा क्या है, पहला कंडीशन, भारत का नागरिक हो तथा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर, जुडिशियल ऑफिसर यानी जज के रूप में कार्य कर चुका। कितने साल जज रहा हो?
10 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर अथवा एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, कहा उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत किया हो। तो 10 वर्ष कम से कम वकालत किया हो या 10 वर्ष जज रहा हो और भारत का नागरिक हो, ये अर्हता है किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की। अब जब अर्हता हो जाएगी तो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसके लिए अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और कैसे करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, तब जाकर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो फिर उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, तब जाकर के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श लेगा राष्ट्रपति, उसके बारे में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जब परामर्श लेंगे तो परामर्श के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1999 में एक निर्णय दिया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, कैसे परामर्श देंगे। तो उसके लिए कहा गया कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद क्या करेंगे? राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। अगर बिना विचार विमर्श के ही 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ बिना विचार विमर्श के ही सलाह दे देते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये बात नहीं। अंत में एक और बात रह जाती है न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर के, वो ये कि अनुच्छेद 231 में जो कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक या अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही कॉमन उच्च न्यायालय बना सकती है, स्थापित कर सकती है। और मान लीजिए ऐसा ही उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करना होगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता, अपना जुरिडिक्शन रखता हो। यानी वह उच्च न्यायालय जितने राज्यों में अपना क्षेत्राधिकार रखता है उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति उस राज्य के, उन राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। रिवीजन की कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में और न्यायाधीशों के शपथ प्रतिज्ञान के बारे में। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 223 में दिया गया है। 223 में कहा गया है कि जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, पद खाली हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अन्य किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, दो और अपर यानी एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग जज की अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। इसके लिए अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 224। इसके अनुसार जब उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो जाए या कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाए, काम बकाया लग जाए, काम पूरा न हो पाए, निपट न पाए, माने राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि हाईकोर्ट के कार्य को निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये अपर न्यायाधीश भी 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद को धारण करेंगे। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे आपने पढ़ा था तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उसी प्रकार अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट में। फिर हुआ अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अब बात करते हैं हम लोग कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके लिए अनुच्छेद 224(2) के अनुसार बात करेंगे। अनुच्छेद 224(2) के अनुसार उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है या उस न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, फिर वो अपने पद पर निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो इन सब दशाओं में क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं और हाईकोर्ट का कार्य चलेगा। यह व्यवस्था अनुच्छेद 224(2) में की गई। ते हुए कार्यकारी एक्टिंग जज। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इसके लिए अनुच्छेद 224(क) में व्यवस्था किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जो बात, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का, उस उच्च न्यायालय का या अन्य उच्च न्यायालय राष्ट्रपति न्यायाधीश रह चुका हो, उससे उच्च न्यायालय में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं, और वह व्यक्ति भी एक न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करेगा। ये हुआ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आपने देखा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उनकी नियुक्ति कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक वे अपने पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक?
62 वर्ष के, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, लेकिन वे जब चाहें तब राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इस तरह से 62 वर्ष की आयु से पहले भी वे अपना पद छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। इसके बाद है न्यायाधीशों का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का हटाया जाना। इसके लिए अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किया गया है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाने के सेम आधार हैं, सेम प्रक्रिया है। दो आधार हैं। दो आधार कौन कौन? एक सिद्ध कदाचार के आधार पर, मिसबिहेवियर के आधार पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा असमर्थता, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाने का काम किया जा सकता है। तो हटाने का दो आधार, और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तब जाकर के संसद, और संसद द्वारा पारित जो प्रस्ताव होगा उसको उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह है हटाने की प्रक्रिया। अंतिम बात करेंगे हम लोग शपथ या प्रतिज्ञान, जो अनुच्छेद 219 में बताया गया है। अनुच्छेद 219 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उसको उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करना होगा? उस राज्य के राज्यपाल या उस राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा। तो शपथ प्रतिज्ञान कैसे होना है? राज्यपाल के समक्ष होना है या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष होना है। और अनुसूची 3 में ध्यान रहे कि अनुसूची 3 में जो प्रारूप हैं उन प्रारूपों के अनुरूप शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया का व्यवस्था किया गया है। तो न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लेकर के इतने बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की। रिवीजन के क्रम में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, स्थानांतरण और प्रतिबंध, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ये 3 बिंदु हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें न्यायाधीशों के वेतन भत्तों पर बात करते हैं अनुच्छेद 221 के अनुसार। अनुच्छेद 221 में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी, अन्य परिलब्धियां संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी, और संसद समय समय पर निर्धारित करती है, जैसा कि संसद ने किया। कब किया? 2018 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सेवा शर्तें वेतन संशोधन कानून 2018, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सेवा शर्तें वेतन संशोधन कानून 2018, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया गया और संसद द्वारा। और वह निर्धारित वेतन क्या है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह। ये वेतन वर्ष 2018 में डिसाइड किया गया संसद के द्वारा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानने की है वो एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ध्यान रहे यहाँ वेतन भत्ते हैं
यहाँ पेंशन, पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। पेंशन भारत की संचित निधि से, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से। ध्यान रहे ये ट्रिक कि राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य से वेतन ले रहे हैं, जब उन्होंने क्या किया, सेवानिवृत्त हो गए वहां से या सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, सर्वोच्च न्यायालय में चले गए तो भारत की संचित निधि से, या वहीं से रिटायर भी हो गए तो भी भारत की संचित निधि से उन्हें पेंशन प्राप्त हो। अगले बिंदु पर बात करते हैं और वो है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर्स ऑफ जजेज। तो ट्रांसफर कैसे होता है ये देखना है। इसके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 222 में दिया गया। अनुच्छेद 222, ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति को। कैसे राष्ट्रपति करेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे परामर्श देंगे, किस प्रक्रिया से परामर्श देंगे, ये इसके लिए 1999 में उच्चतम न्यायालय ने ही अपने एक निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर के इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय है। क्या निर्णय है? निर्णय यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में क्या होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेंगे। अब उच्च न्यायालय, कौन से उच्च न्यायालय, तो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। संबंधित का मतलब कि जहां से ट्रांसफर होंगे जज साहब, और जहां पर ट्रांसफर होंगे उन 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, विचार विमर्श के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और तब राष्ट्रपति महोदय उनके परामर्श से न्यायाधीशों का स्थानांतरण करेंगे। इसके पश्चात बात करना है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध को लेकर के, रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। इसके लिए अनुच्छेद 220 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 220 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो वह या तो उच्चतम न्यायालय में या अन्य उच्च न्यायालयों में, इन दोनों को छोड़कर, इनके सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वो वकालत नहीं कर सकता, प्लीड नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। ये न्यायाधीशों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए ताकि वे पक्षपात रहित बने रहें, दबाव रहित बने रहें, दबाव मुक्त रहें और शुचिता पूर्वक कार्य कर सकें। रिवीजन के क्रम में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों पर बात की जा रही है और इसमें हम लोग उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और रिट जारी करने की शक्ति, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में क्षेत्राधिकार और जो शक्तियां हैं उच्च न्यायालय की, इसके लिए जो पहला बिंदु है वो ये है कि उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के बारे में, राज्य का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है उच्च न्यायालय। इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियां कई हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है, उसमें हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसे कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किन किन मामले में उच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो सबसे पहले मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जान लें क्या होता है। जब मामला न्यायालय में सीधे पहुंचे, सीधे सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंचे तो उसे कहते हैं हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस मामले में? मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित अगर विवाद है तो इन विवादों को सीधे सीधे उच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। सीधे उच्च न्यायालय में इसको सुना जा सकता है। ये उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद हम लोग अगला बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार दूसरा, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। क्या करेंगे? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? जब मामला निचली अदालत से ऊपर की अदालत में, ऊपर की अदालत से और उसके ऊपर की अदालत में क्रम से चलते चलते जाता है तो उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों, नीचे के न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनने का अधिकार है। और वो अपील किसी भी तरह की हो, चाहे दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे राजस्व का मामला हो, किसी भी मामले में अपील सुनने का, अधीनस्थ न्यायालयों की अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालयों को है। इसके अलावा फौजदारी मुकदमे में अगर सत्र न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया हो, फौजदारी मामले में सत्र न्यायालय ने क्या किया हो? किसी को मृत्यु दंड दे दिया हो, तो इस आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। यानी जब तक उच्च न्यायालय इस बात की पुष्टि नहीं करता मृत्युदंड के आदेश पर सत्र न्यायालय के, तब तक सत्र न्यायालय के आदेश पूरी तरह वैध नहीं। तो उस आदेश की पुष्टि कहां होनी होती है? हाई कोर्ट में होनी होती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय खुद अपने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध भी अपील सुनता है। सिंगल जज अगर कोई आदेश देता है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार स्वयं हाई कोर्ट के डबल बेंच, डिवीजन बेंच जिसे कहते हैं, उनको है। इसके आगे रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, यानी इशूइंग रिट इशू करने की शक्ति, यह शक्ति कहां से मिली है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। कहां से मिली है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हर एक उच्च न्यायालय को जो उसका राज्य क्षेत्र, मतलब जो उसके राज्य क्षेत्र बनते हैं या जहां उसका क्षेत्राधिकार हो, जिस राज्य क्षेत्र में उसका क्षेत्राधिकार हो, उन सभी जगहों पर मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ध्यान रखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और अन्य प्रयोजन के लिए, फॉर एनी अदर पर्पज, इन सब के लिए राज्य में किसी व्यक्ति को, प्राधिकारी को सरकार के विरुद्ध क्या कर सकता है? रिट जारी करने की शक्ति है। किसको? हाई कोर्ट को। उच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा उस रिट का नाम क्या क्या होगा? तो पहला एक रिट होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा रिट परमादेश, मैंडामस। तीसरे तरह का रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथे तरह का रिट है उत्प्रेषण, सरसोरेरी। और पांचवा रिट है अधिकार परीक्षा, कोवारंट। ये 5 प्रकार का रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में और अन्य प्रयोजन के लिए भी, अन्य प्रयोजन के लिए भी।
तो इस तरह से ये हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति है। रिवीजन के क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर, उसके कुछ मामलों के कुछ केसेस के अंतरण की शक्ति पर, उसके अलावा अभिलेख न्यायालय होने के पर, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और साथ में प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। क्रम से प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की बात हो रही है कि उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, इसके लिए अनुच्छेद 227 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार रखता है। मतलब ये है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्राधिकार है, जिन राज्यों या क्षेत्रों में उसका क्षेत्राधिकार है, उन सभी में जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी न्यायाधिकरण हैं, उनके अधीक्षण की शक्ति उन्हें प्राप्त है। एक उच्च न्यायालय की सीमा के भीतर अन्य न्यायालयों की, न्यायाधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये उसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा भी उच्च न्यायालय को शक्ति है, जैसे ऐसे न्यायालयों से विवर्डी मांग सकता है। ऐसे कैसे न्यायालयों से? मतलब जिन न्यायालयों का अधीक्षण करता है वो सुपरिंटेंडेंस उसके पास है, उनसे वो विवर्डी मांग सकता है, उनका विवरण मांग सकता है। और क्या कर सकता है? ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही, इन दोनों को विनियमित करने के लिए नियम और प्रारूप बना सकता है हाई कोर्ट। इसके अलावा ऐसे न्यायालय, बार बार ऐसे न्यायालय कहा जा रहा है, मतलब जिनका अधीक्षण करता है, जो भी न्यायालय उसके क्षेत्र में आते हैं, ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाली जो पुस्तकें हैं, प्रविष्टियां हैं, लेखा हैं, उनका प्रारूप भी हाई कोर्ट ही तय करता है। लेकिन सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का अगर बात है, आदेश है, तो उसके अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का तो है, बस सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्सेज के जो मैटर्स होंगे उनकी शक्ति हाई कोर्ट के पास नहीं। अगला बिंदु है कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति, यानी पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के ट्रांसफर करने की शक्ति कैसे? जैसे अनुच्छेद 228 की बात करें, अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय में भी कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के पास भी अधिकार है और उच्च न्यायालय के पास भी अधिकार है। क्या अधिकार है? कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार। अब प्रश्न है कौन से मामले, कुछ मामले कौन से मामले? तो जब उच्च न्यायालय इस बात का समाधान, अगर किसी उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए कि किसी अधीनस्थ न्यायालय के पास ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, संविधान की व्याख्या के बारे में अगर विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये है कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति। अब बात करेंगे हम लोग अभिलेख न्यायालय, यानी रिकॉर्ड कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय,
उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरह अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 कहता है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसी तरह से उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। यह अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं, उन कार्यवाहियों को अभिलेख के रूप में रखा जाता है और वे अभिलेख जो होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय अपने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान यानी अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति रखते हैं। ये अभिलेख न्यायालय का मतलब। तो अगर प्रश्न हो कि अभिलेख न्यायालय क्या क्या तात्पर्य है, तो अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ये दोनों बिंदु आपके समक्ष। इसके आगे न्यायिक पुनर्विलोकन की भी शक्ति है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, उसी तरह उच्च न्यायालय भी संविधान का रक्षक है। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कैसे करते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की वजह से करते हैं। यानी भारत में उच्च न्यायालय की भांति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि संसद और राज्य विधानमंडल, अगर इन लोगों ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी उसे शून्य घोषित कर सकते। यह है यानी कि संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो उच्च न्यायालय पर भी है, सर्वोच्च न्यायालय पर तो है ही। आगे है अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों, अपने सर्वेंट्स, अपने ऑफिसर्स, अपने सेवकों की नियुक्ति खुद करता है और उनकी सेवा शर्तें भी स्वयं निर्धारित करता है। ये कार्य मुख्य न्यायाधीश करते हैं या मुख्य न्यायाधीश के कहने पर कोई अन्य न्यायाधीश करते हैं या मुख्य न्यायाधीश के कहने पर कोई अधिकारी करता है। लेकिन ये कार्य कैसे होते हैं? वो ये कार्य यानी सेवकों और अधिकारियों की नियुक्ति का काम, उनकी सेवा शर्तों को रखने का काम, निर्धारित करने का काम हाई कोर्ट का है। हाँ, इन अधिकारियों और नौकरों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते से जो हैं, वेतन भत्ते, परिलब्धियां, छुट्टी आदि, ये निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल, राज्य को है। लेकिन नियुक्ति और सेवा शर्त कौन निर्धारित करेगा? नियुक्ति और सेवा शर्त उच्च न्यायालय निर्धारित करेगा, उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आता है। और आज की कक्षा का अंतिम बिंदु है प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, यानी पावर ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इशू कैसे करेगा? सर्टिफिकेट इशू करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 134 क के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 134 क के अनुसार उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए, उच्चतम न्यायालय में अगर अपील हो रही तो उसके लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्राप्त है। अगर अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है अगर, तो उस अपील के लिए हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्रमाण पत्र दिया जाता है तब जाकर के उच्चतम न्यायालय में इन अनुच्छेदों के अंतर्गत सुनवाई होती, अपील दाखिल होती है। तो ये था उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उसकी शक्तियां, उसके अधिकार।